हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को तैयार करेंगे हमारे फेवरेट बैच विद्या आरंभ बैच में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने कंप्लीटली पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या क्या टाइप्स है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, हमने स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा। साथ में ही हमने फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़े, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फेज। और उसके साथ साथ हमने कंप्लीट किया वो 2 सेक्टर्स का पूरा एग्जाम्पल, जहाँ पर हाउस होल्ड और सेक्टर का पूरा सर्कुलर फ्लो बताया है, जिस पर हमें ये तो समझ में आया कि हमारे ही देश का पैसा हमारे ही इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। हम मेहनत दें, हमें पैसा मिले, हम बदले में उसका सामान खरीदें और सामान पैसा देकर ही मिलेगा, तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो। अब पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी को अगर मैं ओन वर्ड्स में बताऊं तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर। मैं आपके आगे एक पॉलिटिकल फ्रंटियर भी बना के दिखाती हूँ। तो वो पॉलिटिकल फ्रंटियर वेयर द पर्सन कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो देखो कितना प्यारा मैं आपके आगे पॉलिटिकल फ्रंटियर बना रही हूँ। तो ये हमारा इंडिया का फ्रंटियर, जिसके इर्द गिर्द कोई भी इंसान अंदर आराम से सर्कुलेट कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रंटियर है जहाँ पर कोई भी इंसान घूम सकता है, रह सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर रहने के लिए हमें कोई पासपोर्ट, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। It means the political frontier of the country, which includes the ships, aircraft, ports, and operated by normal resident between 2 or more country, fishing vessels, natural gas rings, floating platform operated by the resident, international voters, where they have exclusive right of operation, embassies, military establishment located abroad। तो कोई भी हमारा इंडिया का एम्बेसी बाहर रह रहा है, या कोई भी इंसान जो हमारे लिए है, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में बिलोंग करता है, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके लिए मैं चाहती हूँ आप 2 टॉपिक कभी ना भूलें। नंबर 1, अगर कोई बैंक की बात हो रही है तो वो बैंक कहीं की भी हो, जिस जगह पर वो रन कर रही है वो वहीं की डोमेस्टिक में आएगी। और अगर कोई कंपनी की बात हो रही हो तो वो चाहे कहीं की भी कंपनी हो, लेकिन जिस जगह पर वो रन कर रही है वो वहीं की डोमेस्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रनिंग इन इंडिया, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रनिंग इन अमेरिका, तो ये हमारी डोमेस्टिक में नहीं आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड रनिंग इन इंडिया, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो बैंक और कंपनी जहाँ रन कर रही हैं वो उसी की डोमेस्टिक में आती है, इसको भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है। तो नॉर्मल रेसिडेंट के लिए याद रखिएगा बच्चों, अगर हम कहीं पर भी 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो प्लस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हमारा लाए भी वहीं के लिए कर रहा है, तो हम वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु रिसाइड द कंट्री, जो रह रहा है कंट्री में, हु सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, और उस कंट्री के लिए ही काम कर रहा है। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, तो हमारी इंडिया के जो वर्कर हैं, जो एम्बेसीज हैं, इंडिया की एम्बेसीज हैं जो दूसरी कंट्री में रह रही हैं, वो वहाँ की कभी भी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगी, चाहे वो कितना भी सालों से रह रही हो, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है, तो वो हमारी रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान, तो नॉन रेसिडेंट्स कौन है? वो फॉरेनर्स जो वर्क कर रहे हैं इंडिया में, कहाँ के? कनाडा के, लंदन के, जापान के,
तो वो वहाँ के लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे एम्बेसीज रह रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए रह रहे हैं, तो वो हमारे रेसिडेंट में नहीं आएंगे, तो वो हो गए बच्चों नॉन रेसिडेंट। तो अभी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा और नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप तो बच्चों इसे नागरिकता कहते हैं, और जैसे ही जहाँ हम बॉर्न हो गए, पैदा होते ही हमें वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, मतलब तुरंत सर्टिफिकेट मिलेगा पैदा होते ही कि भैया अब हम यहाँ के सिटीजन हैं। तो बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, या फिर कोई भी लीगल प्रोविजन अलाउ अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, या कोई भी लीगल प्रोविजन जिससे वो हमें ये अलाउ करती है, कंडीशन, ये रूल अप्लाई करता है, ये लीगल अप्लाई होता है कि हम वहाँ के रेसिडेंट हैं, तो हमें वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है बॉर्न होने पर। या कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट लाइक मैरिज कर ली, तो मैरिज कर ली तो वहाँ के हमें सिटीजनशिप मिल जाती है। कोई भी इंटरनेशनल पर्सन इंडिया में मैरिज करता है तो इंडिया में उसको उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है। और तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हम बॉर्न हुए हैं वहाँ पर, और लीगल प्रोविजन से हमें सिटीजनशिप मिलती है। नेक्स्ट है कि भैया रेजिडेंटशिप क्या है। तो जो पिछले पेज पे मैंने आपको रेसिडेंट पढ़ाया था ना बेटा, वो सेम ही है रेसिडेंटशिप। तो वहाँ रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, या फिर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी वहीं के लिए लाई कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंटशिप। वहाँ रह रहे हैं और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी वहीं का ही लाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेसिडेंटशिप। तो अभी हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं। पहला टर्म पढ़ा हमने जिसका नाम क्या था, नाम था डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर हमने पढ़ा दूसरा टर्म जिसका नाम है हमारा रेसिडेंट, फिर पढ़ा सिटीजन, फिर हमने सिटीजनशिप पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा रेसिडेंटशिप। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर होता है। तो फैक्टर इनकम हमारी वो इनकम है बच्चों जो हम तब मिलती है हमें जब हम कोई सर्विस रेंडर करते हैं। जैसे हमने कोई सर्विस दी, मेहनत दी, काम किया, तो हमें बदले में सैलरी मिल गई, वेजेस मिल गए, इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, फैक्टर इनकम। वो इनकम जो हमें तभी मिलेगी जब हम तुरंत इंस्टेंट कोई सर्विस दे रहे हैं। आफ्टर रेंडरिंग द सर्विसेज इज नोन एज फैक्टर इनकम। और जब हम कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं फिर भी हमें कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसे बोलेंगे हम ट्रांसफर इनकम। जैसे ओल्ड एज पेंशन, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, these all are the examples of transfer income। तो जो हमारी फैक्टर इनकम है ना बच्चों, वो हमारी नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और हमारी डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है वो ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती। अब हमने मेहनत दी है तो हमें पैसा मिला, तो इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। और ट्रांसफर इनकम इट्स अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने कोई मेहनत नहीं दी लेकिन फिर भी पैसा मिल गया, तो इट्स अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इससे जो हमें पैसा मिल रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, फैक्टर इनकम। जनरली बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, तो ये वो इनकम है जो ज़्यादातर हमें गवर्नमेंट देती है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ट्रांसफर इनकम। इसका एग्जाम्पल है रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, दो मैंने आपको और बताए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या फिर सब्सिडीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में क्या बताया कि अगर हम कहीं भी अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर पे रह रहे हैं जिसमें हम फ्रीली रोटेट कर रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि भाई हमारा रेसिडेंटशिप क्या है, सिटीजनशिप क्या है, बॉर्न हो गए, सिटीजनशिप मिल गई, अगर 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है तो रेसिडेंटशिप इसका आंसर है। फिर ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में हमने अंतर पढ़ा। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि भाई ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखना, 2 टर्म फाइनल गुड्स से जुड़ी हुई हैं और 2 टर्म्स इंटरमीडिएट गुड्स से। जैसे कोई भी चीज़ हमने खरीदी फर्दर रीसेल करने के लिए या फिर उससे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और जो चीज़ हमने ली, खरीदी, जो गुड्स है हमारे पास,
वो हमने इसलिए खरीदे हैं कि उसे हम या तो कंज्यूम करें या उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट रख लिया हमने, एज एन इन्वेस्टमेंट रख लिया, तो उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। एक बात इस टॉपिक के साथ अच्छे से याद कर लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 वाटर कूलर सेल कर रही हूँ और ईयर की एंड तक मुझे उसे सेल करना है, सारे वाटर कूलर सेल हो गए, 2 नहीं सेल हो पाए, तो जो 2 ईयर एंड तक सेल नहीं हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट फाइनल गुड्स में ही अपने आप आ जाएंगे उसकी कैटेगरी में। तो फिलहाल में इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो हम फर्दर रीसेल करेंगे या प्रोडक्शन में यूज करेंगे, और फाइनल गुड्स वो होते हैं जो या तो कंज्यूम करेंगे या फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इनके 2 टर्म्स बेसिकली जुड़े पड़े हैं, इनको अच्छे से कर लो, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, या तो खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं उनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में बच्चों नेशनल इनकम भी इंक्लूड होगी, डोमेस्टिक इनकम भी इंक्लूड होगी, बट इंटरमीडिएट गुड्स हमें ना तो डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करता ना ही नेशनल इनकम इंक्लूड करता। अब इसका थोड़ा सा अच्छा सा हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं ताकि हमें एक एक लाइन समझ में आ जाए। तो बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री आते हैं, और जो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री वो हो गए फाइनल गुड्स। अब समझते हैं पहले ये प्रोडक्शन बाउंड्री का क्या चक्कर है। देखो जैसे ये एक बाउंड्री है और यहाँ के स्टेप्स में आपको बताती हूँ। एक फार्मर ने खेती की और खेती करने के बाद उसने उससे जो गेहूं बनाया उसको उसने मिलर को बेच दिया 500 रुपीज का। किसको बेचा? मिलर को बेचा 500 रुपीज का। कोई भी चीज बना के 500 रुपए की फार्मर ने बेची। मिलर ने उसको आटे में कन्वर्ट किया, उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया और 1000 रुपए का बेकर को बेच दिया। 1000 रुपए का बेकर को बेचा। तो फार्मर ने जब 500 रुपए लिए थे मिलर से, तो फार्मर के लिए वो फाइनल गुड्स थे, लेकिन मिलर के लिए वो इंटरमीडिएट थे, क्योंकि अभी वो उसको और रीसेल करेगा। सिमिलरली जब ये 1000 रुपए में जब उसने आटा बनाया मिलर ने और उसने बेकर को वो आटा बेचा, तो बेकर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो फर्दर रीसेल करेगा, लेकिन यहाँ पर मिलर के लिए वो फाइनल गुड्स है क्योंकि उसने उससे फाइनली कमा लिया और पैसा उसके यूज में ले लिया, कंज्यूम कर लिया। अब बेकर ने उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया, ब्रेड बनाए, टोस्ट बनाए और उसको 1500 रुपए में अल्टीमेट कस्टमर को बेचा। तो जब लास्ट में सारे गुड्स जो कंज्यूमर के पास फाइनली बिक रहे हैं, अब कंज्यूमर तो उसको नहीं बेचेगा, अगर वो बेचता तो वो कंज्यूमर होता ही नहीं। तो कंज्यूमर को मिलने से पहले जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस था उसे कहते हैं इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, और जैसे ही अल्टीमेट कंज्यूमर पर वो सामान पहुंचता है उसे बोलते हैं आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो फाइनल गुड्स हमेशा आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर अभी रीसेल हो रहे हैं उसको बोलेंगे हम विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो हमें सोल्ड करने हैं और नॉट यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। रीसोल्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग प्रॉफिट कमाने के लिए, नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म, क्योंकि अगर वो रीसोल्ड ही होगा तो बच्चों वो फाइनल गुड्स कभी नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजप्शन, या कोई भी हम इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्चा कर रहे हैं तो उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलेंगे, और अगर कोई भी खर्चा हम फाइनल गुड्स पे कर रहे हैं तो उन्हें फाइनल एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन हमारे फाइनल गुड्स हमेशा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे। अभी जो वर्ड हमने पढ़ा ना बच्चों फाइनल गुड्स, तो ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, ये हमारे 2 तरीके के होते हैं फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो गुड्स हमें
डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं उसे बोलेंगे कंजप्शन गुड्स, और जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे ब्रेड और बटर खाना बहुत पसंद है, जो कि बच्चों वास्तव में मुझे पसंद है, पूरा खाना खा लूं अगर फुल पेट है, फिर भी अगर कोई मुझे ब्रेड बटर दे दे, आई एम रेडी विद इट ना। इस बात से हमें क्या याद रखना है कि ब्रेड और बटर हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हो गए हमारे कंजप्शन गुड्स। कभी हमने उस बेकरी के बारे में सोचा जो वो बेकरी नहीं होती, तो क्या हम उस ब्रेड को बना पाते? नहीं। तो वहां पर ये जो गुड्स हैं, मशीन है, प्लांट है, बेकरी है, फर्नीचर है, ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं। अब कंजप्शन गुड्स भी ना बच्चों बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत जल्दी से खराब ना हो, टीवी है, फ्रिज है। सेमी ड्यूरेबल मतलब कपड़े हैं, जूते हैं। नॉन ड्यूरेबल जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, ब्रेड और बटर। एंड सर्विसेज, ये तो गुड कैटेगरी में नहीं लेकिन सर्विसेज कैटेगरी में आती है, जो हम सर्विसेज देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन। अगर वो ना हो तो प्रोडक्शन अच्छे से ना हो पाए, तो दे आर हेल्पिंग इन प्रोडक्शन। इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अपने प्रोडक्शन प्रोसेस जब भी वो करते हैं, अपनी आइडेंटिटी उनकी ख़त्म नहीं होती है। रिपेयर की ज़रूरत होती है और टाइम टू टाइम यूज़ करते करते वो डेप्रिशिएट भी हो जाती है। दे हैव डिराइव डिमांड। जिस चीज़ की डिमांड है अपने आप ही कैपिटल गुड्स की डिमांड होगी। जैसे अभी का एग्जांपल देख लो, ब्रेड और बटर। अगर ब्रेड और बटर की डिमांड है मार्केट में, तो बेकरीज की, सॉरी, जहाँ वो बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिन बेकरीज में ये बन रही हैं, उनकी भी डिमांड अपने आप ही बढ़ जाती है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए ना बच्चों, तो ये जो टॉपिक अब स्टार्ट हुआ, ये हमें कनेक्ट कर रहा है हमारे थर्ड चैप्टर से। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जिस इन्वेस्टमेंट में कोई भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, वो ग्रॉस है, और उसमें डेप्रिसिएशन भी लग गया, तो उसको बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की एक एक्टिवा परचेज की, तो जो मैंने इन्वेस्ट किया है एक्टिवा लेने में, ये मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। 1, 2 साल, 3 साल मैंने उसे यूज किया और अब उसकी कीमत 72,000 रह गई है, तो ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है इसे बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो उसकी एक्चुअल परचेज की अमाउंट है। अब जब वर्ड डेप्रिसिएशन आया है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई ये डेप्रिसिएशन क्या है। तो डेप्रिसिएशन इन द फॉल ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज। इसका मतलब है वियर एंड टीयर माने कंटिन्यूस यूज, टाइम पैसेज या फिर इसको बोलेंगे एक्सपायरी ऑफ टाइम। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है बच्चों नॉट इन टुडेज फैशन, नॉट इन टुडेज फैशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो टैक्स जो गवर्नमेंट खरीदने और बेचने सामान पे लगाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सब्सिडीज वो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट देती है किसको, फर्म को, हाउस होल्ड को, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये याद रखना, आपके काम आएगा। नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम NFIA बोलते हैं शॉर्ट में, कई बच्चे इसको नीफिया भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, फॉर्मूले में लगेगा। और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रॉड, जो फैक्टर इनकम एब्रॉड से आ रही है, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जो फैक्टर इनकम हाथ से जा रही है दूसरी कंट्री में। इसके कंपोनेंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो इसका पहला कंपोनेंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, जो कंपेंसेशन एम्प्लॉय को मिलता है अब्रॉड से। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम, जो प्रॉपर्टी से पैसा हमारे पास आ रहा है दूसरी कंट्री से। नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, और जो नेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने रखा हुआ है जो कि कहाँ से आया है, अब्रॉड से। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। अब चलते हैं उस फॉर्मूले की तरफ या उस कॉन्सेप्ट की तरफ जिनकी वजह से अभी हम ग्रॉस और नेट और ये NFIA और ये सब पढ़ रहे थे। तो याद रखना बच्चों बहुत ध्यान से, 3 बातें कभी मत भूलना। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस है और नेट पे जाना है, या नेट है और ग्रॉस पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और बैक नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और बैक जाएंगे तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस एक्चुअल कीमत होती है किसी भी एसेट को जो हमने खरीदा है, और नेट डेप्रिशिएट लगाने के बाद। अभी हम NFIA पढ़ रहे थे, तो NFIA कहाँ लगाएंगे? अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारा 3rd चैप्टर इसी पॉइंट्स पर बेस्ड है, आपको तभी 3rd समझ में आएगा जब ये सारा वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम प्लस कर देते हैं NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वापस जाने के लिए नेशनल से डोमेस्टिक पे माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज कहाँ होगा बच्चों? ये यूज होगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता है बेटा हमने कितने में कोई भी चीज बनाई, तो एक्सपेंड क्या क्या खर्चा किया, तो हमने वो चीज बनाई, और मार्केट प्राइस, उसे मार्केट में कितने का बेच रहे हैं या कितना प्राइस है उसका। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बैक जाएंगे तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी कि फैक्टर इनकम से, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्ट, बैक जाए प्लस डेप्ट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, बैक जाएंगे माइनस NFIA। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात हो तो हम प्लस कर देंगे NIT, और वापस जाएंगे तो माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कंप्लीट चैप्टर था जिसमें हमने डोमेस्टिक, रेसिडेंट, सिटीजनशिप, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रोडक्शन बाउंड्री, और कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, और हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, NIT, NFIA और NFIA के कंपोनेंट्स पढ़े। बच्चों ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लोगे, इनके कन्वर्जन सीख लोगे, तो 3rd चैप्टर पढ़ने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और न्यूमेरिकल्स सारे निकल जाएंगे, आराम से कर पाएंगे। और अगर 3rd आ गया चैप्टर, तभी आप 4th चैप्टर का नेशनल इनकम के सारे मेथड्स कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको प्रॉपरली एक एक पॉइंट समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।